फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम आइडिया। तो आज आपको पता है जैसे कि मैं बिज़नेस की सीरीज़ चला रही हूँ, तो आज है पार्ट 4। और अगर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें ज़रूर जाके देख लीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी एंड इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद आज चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। और आपको टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है तो उसका ड्यूरेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर करते जाएंगे तो आपका वो कवर होता जाएगा। एंड आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सको, तो इसीलिए जिसके जो बुक्स नहीं भी पढ़ सकते, जिसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है बुक्स पढ़ने का, तो वो ये वीडियो देख के आराम से एग्जाम क्लियर कर सकता है। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ जब आप बिजनेस करते हो तो सिर्फ आप अकेले बिजनेस नहीं करते, आपके साथ बहुत सारे लोग और बिजनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ओनर इन्वेस्टर ही नहीं होगा। जब ओनर किसी ने कुछ चीज़ स्टार्ट करी, अब ओनर एक नहीं होता, कोई सीईओ होते हैं, उसके बाद साथ में 2-3 पार्टनर्स और होंगे उसके, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके पार्टनर्स हो गए, आपका इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्ट करेगा तभी तो आपका बिजनेस आप ग्रो करोगे, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट्स हर किसी के पास नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि एम्प्लॉय जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिससे आप काम करवा रहे हो, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब होता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जैसे ओनर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। तो ये सब मिलके आपके जो होते हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। फाइन। अब मैं स्टार्ट करती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर एंड द इन्वेस्टर। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ओनर और इन्वेस्टर के लिए? तो देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप ओनर हैं, आपके साथ कोई पार्टनरशिप में, तो फॉर एग्जांपल आपकी उसके साथ फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका जो बिजनेस है वो फेयर होना चाहिए, कि आप उसके साथ कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रहे हो। और इन्वेस्टर के साथ भी ये होना चाहिए कि जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका शेयर, ठीक है। कोई इन्वेस्ट करता है तो फॉर एग्जांपल आप उसको बोलते हो चलो ठीक है, आपका 1/4 आपका शेयर होगा, इतना आपको जब भी हमें प्रॉफिट मिलेगा आपको 1/4 मिल जाएगा। तो आप जितना आपने प्रॉमिस किया, आप इन्वेस्टर को उतना ही देना चाहिए, उसके साथ कोई भी चीटिंग या इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो जो बेसिक चीज़ें हैं आप खुद भी लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, आपको बस एक लाइन लिख देनी है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होना चाहिए कि पहले रन द बिजनेस एफिशिएंटली। रन द बिजनेस एफिशिएंटली मतलब आपको अच्छे से बिजनेस चलाना चाहिए, ताकि ओनर और इन्वेस्टर को अपने हिस्से का प्रॉफिट भी मिल जाए। और दूसरी चीज़ है, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितना आपके पास माल है, आप उसको पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, पूरी तरीके से आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी दोनों के लिए, ओनर के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि कुछ वेस्ट नहीं हो रहा। अब दूसरी बात है ग्रोथ एंड एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। अब ग्रोथ, अब देखो कैसे कैपिटल कैसे बढ़ेगी, कैपिटल ऐसे बढ़ेगी कि आप सारे ग्रोथ, आप रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हो, तभी तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक। कैपिटल बढ़ेगी तो दोनों को फायदा होगा। दूसरी चीज़ है कि आपका इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि आप ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी लगा दोगे पैसा इन्वेस्टर का, तो आपको बहुत सेफली, यानी आपको बहुत सेफली इन्वेस्ट करना चाहिए चीज़ों में देखभाल के, और जो इस चीज़ में बहुत अच्छा होगा उसको देना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइमली रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब इन्वेस्टर को आपने दे दिया, आपने इन्वेस्टर को अगर दे दिया है, ओनर को भी आप, ठीक है। तो हम बात करेंगे एम्प्लॉय की। अब देखो, आपके साथ कोई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनका देखो फॉर एग्जांपल टाइमली रेगुलर पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज। पहली बात, आपको उनको क्या करना चाहिए, जितनी भी आपको मतलब उनकी वेजेस या सैलरी बननी है, आपको टाइम टू टाइम उनकी सैलरी दे देनी चाहिए, ठीक है, सैलरी दे देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर उनको कोई दिक्कत है या फिर कोई भी चीज़ उनको परेशान कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई वुमेन है तो उसको मैटरनिटी लीव चाहिए, यानी वो मैटरनिटी लीव आप दे दो और थोड़ा सा कुछ बोनस भी दे दो, ठीक है। ऐसा इस तरीके की चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए, बेटर इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप गंदे में काम करवा रहे हो, उससे आपको पता है कि रिस्क है, आपको उनकी लाइफ को जोखिम हो सकता है, लेकिन फिर भी तो आपको बेटर इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ आप लोगों को काम करवाने वाले हो, ठीक है। दूसरी बात, उनको थोड़ा आपको जैसे होता है ना कि इंश्योरेंस और पेंशन
और तुम्हारा थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ये सब चीज़ें आपको उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि बेटर कंडीशन, हाँ मैंने आपको बताया था बेटर कंडीशन का, जैसे कैंटीन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। और मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप, अगर आपके पास इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है बट फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो ना, तो थोड़ा बहुत आपको करना ही चाहिए। जैसे उनके लिए सेफ आपका कंडीशन आपको बिल्ड करना चाहिए, फाइन। अब तो दूसरी चीज़ ये होती है कि अब हम बात करें क्रेडिटर्स के बारे में। अब हमने एम्प्लॉय के बारे में बात करी, हम बात करें क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे आप पैसे लेते हो। तो जब क्रेडिटर्स जिसने आपसे पैसे, मतलब जिनसे आपने पैसे लिए हैं, आपको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट पे करना चाहिए उनको। और उनको क्या करना चाहिए, ताकि आपको इंटरेस्ट इसलिए पे करना चाहिए क्योंकि जब वो अगले बार आपको अगर क्रेडिट की जरूरत होगी तो वो आपको फिर क्रेडिट देने के लिए रेडी हो, फाइन। दूसरी चीज, फॉलो नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एज फॉलोज बाय द अदर। तो आपको ये करना चाहिए कि आपको पहले से टर्म एंड कंडीशन बता देनी चाहिए कि हमारे जो है इस तरीके की टर्म एंड कंडीशन है, इस टाइम पे आपको हम पैसे दे पाएंगे। तो आपकी जो टर्म्स होनी चाहिए क्रेडिटर के साथ क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अब देखो हम बात करेंगे कि सप्लायर की। सप्लायर कौन होता है? सप्लाई बेसिकली वो पर्सन होता है जो आपके गुड्स को सप्लाई करता है दूसरी जगह पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब दो गिविंग रेगुलर ऑर्डर फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स, मतलब उनको क्या करो आप, उनको रेगुलर परचेज, मतलब एक जगह से आप अगर एक सप्लायर से ले रहे हो तो आप उन्हीं से लो, यानी कि आप 10 जगह पे अलग अलग जाके सप्लायर आप हायर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो इस चीज़ से डीलिंग ऑन फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको क्या करना चाहिए उनके बीच में। जैसे आपने बात करी कि हम आपको 10 रुपए देंगे, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं 8 देंगे, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको फेयर प्रैक्टिसेस आपको उनके साथ रखनी चाहिए, टर्म एंड कंडीशंस के साथ। दूसरी चीज़ है, उनको टाइमली पेमेंट करनी चाहिए। पेमेंट तो आपको सबको ही टाइमली करनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत आप बोल दो कि हमें, मैं इस टाइम पे नहीं दे पाऊंगा, बट आपको उनकी जो पेमेंट है वो टाइमली पेमेंट करनी चाहिए उनको, जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा। तभी आप इस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सकते हो, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप लोगों को जोड़ के नहीं रखोगे ना, तो फिर आपको कोई क्रेडिट भी नहीं देगा, आपको एम्प्लॉय को खुश नहीं रखोगे तो कोई आपके साथ काम भी नहीं करेगा, ठीक है। और इन्वेस्टर को अगर आप सही नहीं रखोगे तो कौन करेगा इन्वेस्ट दूसरी पर, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आओगे तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कस्टमर रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कस्टमर का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो वो दोबारा आपसे चीज़ें नहीं लेगा। तो कस्टमर को क्या करना चाहिए? आपको कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज देनी चाहिए। आफ्टर सेल सर्विसेज कौन कौन सी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एसी किसी को बेच दिया, तो उसके बाद जैसे एसी को लगाना, सेटल करना, वो सब चीज़ें आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छी सर्विसेज देनी चाहिए अपने कस्टमर को, ताकि वो दोबारा से आए। और आप उसके साथ मतलब जैसे अनफेयर मीन नहीं करना चाहिए आपको। अनफेयर मीन का मतलब होता है, जैसे आपने बोला कि 1 किलो देने के लिए उसने 1 किलो नहीं तोला, उसने उससे 200 ग्राम कम तोला है, तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हो गए ना। तो इस तरीके से चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर की अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी चाहिए अपने कस्टमर की, ठीक है। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट के साथ आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते हो? उनके ड्यूज टाइम पे भरो, टैक्सेस टाइम पे भरो, ठीक है। टैक्सेस अगर टाइम पे भरोगे तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गवर्नमेंट टुवर्ड्स गवर्नमेंट हो जाएगी, कि आपको टैक्स और जो जितने भी सारे उसमें जीएसटी और ये जितने भी सारे टैक्सेस होते हैं पे करने वाले, वो आपको टाइमली पे करने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे ट्रेड पॉलिसीज जो होती हैं गवर्नमेंट की, ट्रेड पॉलिसीज जो होती हैं उनको आपको क्या, पॉलिसीज जो होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ट्रेड पॉलिसीज आप फॉलो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट कुछ और आप पे इल्जाम लगाएगी, उसके बाद फिर आपको ही दिक्कत होती है। तो इसलिए ट्रेड पॉलिसीज जो होती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट की लगाई हुई। ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा बहुत आप खुद से भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज और ये सब चीज़ें, ये आधा तो नहीं है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किस तरीके से टूवर्ड्स, मतलब आपको मैं बता रही हूँ, बट ये पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इंसान। दूसरी चीज़ है सोसाइटी। सोसाइटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी के साथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? पहली बात तो सोसाइटी के साथ आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहली बात तो ये कि आपको वाटर को कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि वाटर को कंजर्व आप इसलिए करोगे क्योंकि वाटर इज़ नॉट अनलिमिटेड, वो बहुत लिमिटेड ही बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है। दूसरी चीज़ है आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कि कितने लोग जो हैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट हो जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना योगदान दे रहे हो थोड़ी सोसाइटी में।
अब दूसरी चीज़ है सोसाइटी में अब आप क्या करोगे, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जैसे आप फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी यूज़ कर रहे हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जितनी लकड़ी काट रहे हो तो उगाओ भी पेड़ उतने फिर, ठीक है। तो आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक होता है वाटर एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको पॉल्यूशन जो होती है ना, पॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको पता है कि आपकी चिमनी से धुआं निकल रहा है या वो सब चीज़ें, तो उसका वो काम करना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि ठीक है हमारा तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो इन्वायरमेंट में तो आप भी रह रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, पॉल्यूशन जो तुम्हारी पॉल्यूशन होगी, एयर पॉल्यूशन होगी, वाटर पॉल्यूशन होगी, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको सोसाइटी में ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे बिजनेस से कोई नुकसान ना हो इन सबको, ठीक है। बस ये सब चीज़ें हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड इंटरेस्ट ग्रुप, अब ये मैंने जो कॉमा लगा रखा मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, आप समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है मैंने। अब देखो हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या हो, मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हम अपने इन्वायरमेंट को लेके। जैसे इन्वायरमेंट अभी आगे बात करते हैं हम इस टॉपिक पे, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए पहले। सो स्टूडेंट वी विल डिस्कस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड रोल ऑफ बिजनेस। अब देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन का मतलब आपको पता है ना क्या होता है कि पॉल्यूशन जो वो चीज़ होती है जो आपके इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है, किसी भी चीज़ को गंदा कर, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रेफर्स टू कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्या कर रही है, कंटामिनेशन मतलब होता है इन्वायरमेंट को गंदा करे बाय वेरियस सब्सटेंस दैट हैज एडवर्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। अब देखो कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट को गंदा करे या फिर उसको दूषित करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है दैट इज कंटामिनेटेड ऑफ, आप ऐसे लिखोगे कि ठीक है। तो कंटामिनेशन जो होता है किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी अगर इन्वायरमेंट को कोई चीज़ गंदा कर रही है और वो बुरी तरीके से लिविंग नॉन लिविंग थिंग को अफेक्ट कर रही है तो वो हम बोलेंगे वो इन्वायरमेंट, इसको हम बोलेंगे कि वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। दूसरी चीज़ है, अब पॉल्यूशन कितने तरीके की होती है। अब देखो एक होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन भी होती है। आपको पता ही है, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होती है। एयर पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन होती है जो आपकी एयर को क्या कर रही है, गंदा कर रही है। The substance which make our air contaminated is called air pollution, ठीक है। जैसे अब एयर पॉल्यूशन क्या क्या हो सकती है, उसमें डस्ट पार्टिकल मिल गए, फाइन। अब देखो इसी डेफिनेशन ये होती है कि एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ एनी अनवांटेड गैस डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर दैट कॉज डैमेज टू पीपल, ठीक है, एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो होता है कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो क्या कर रही है हमारी एयर को अनवांटेड एयर को क्या कर रही, दूषित कर रही है, जो कि अनवांटेड गैसेस होती हैं, अनवांटेड डस्ट से या फिर गैसेस से, ठीक है। वो वाली सब चीज़ें क्या होती है, वो क्या करती है, एयर पॉल्यूशन कॉज करती है। अब एयर पॉल्यूशन होती क्यों है बताओ ज़रा। एयर पॉल्यूशन सिंपल सी चीज़ है जो क्या बोलते हैं, फनल से यानी व्हीकल से, जो किससे निकलता है, व्हीकल से निकलता है धुआं। दूसरी चीज़ है जो चिमनी से निकलता है, जो मैन्युफैक्चर, जो चिमनी से जो डस्ट निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है, जो स्मोक निकलता है वो सब क्या होता है, ये सब हमारा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब कुछ एटॉमिक प्लांट होते हैं, जो एटॉमिक प्लांट जो होते हैं ना, जो एटॉमिक चीज़ों में काम कर रहे होते हैं, एटॉमिक प्लांट, उससे क्या निकलती है, एक तरीके की गैसेस निकलती है, वो भी गैसेस हमारी एयर पॉल्यूशन करती हैं। दूसरी चीज़ है कि हम कोई चीज़ प्लास्टिक अगर जला रहे हैं, प्लास्टिक को आप जला रहे हो, आप पेपर को जला रहे हो, आप लकड़ी को भी अगर जला रहे हो ना, आज के टाइम पे लीव्स को भी जला रहे हो, अगर सूखी लीव्स को, उससे भी जो गैस निकलती है वो हमारे एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अब एयर पॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसे भी हमारा इन्वायरमेंट, मैंने आपको बताया था, वैसे भी वो दूषित हो चुका है। तो इसीलिए एयर पॉल्यूशन जो होता है काफ़ी चीज़ों में एयर पॉल्यूशन हर चीज़ से होने लगे, क्योंकि अनवांटेड गैस कौन कौन सी होती है, CO2 हो गई आपकी, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये सब गैसेस जो होती हैं वो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। दूसरी चीज़ है वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन, अब किसी कंपनी ने या फिर किसी
हाँ, एक कंपनी ने या फिर कोई भी कारखाना है, कुछ भी चीज़ है, उसने क्या करा, उसने कोई चीज़ बनाई और उसने गंदगी जो अपनी है, जो फ्लूइड मटेरियल है, उसको किस में छोड़ दिया, रिवर्स में छोड़ दिया। अब वो रिवर्स में मिलकर क्या होगा, रिवर्स में मिलकर उसको गंदा कर देगा, पानी को गंदा कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। और वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन जो मैं आपको बताती हूँ कि वाटर पॉल्यूशन क्या होती है, कि जो अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस पानी में मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी उसको पीने लायक नहीं छोड़ते। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, ये बहुत सारी अनवांटेड मटेरियल से भी होता है, अनवांटेड मटेरियल, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल आपने पानी में छोड़ दिया तो उससे तो क्या होगा, उससे वाटर पॉल्यूट ही तो होगा। और कोई भी चीज़ जो केमिकल्स जो होते हैं, बहुत सारी कंपनी केमिकल्स किस में छोड़ देती है, केमिकल्स रिवर्स में छोड़ देती है। तो उसके कारण क्या होता है, वो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा केमिकल पानी में मिलकर उसमें क्या करेगा, वो बहुत सारे इफेक्ट करता है। इफेक्ट अभी मैं बताऊंगी क्या क्या इफेक्ट होते हैं, पहले मैं आप जान लो कि वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की केमिकल छोड़ दे किसी इंडस्ट्री ने। दूसरी चीज़ है, कूड़ा फेंक दिया वहाँ। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसी हरकतें। आप जिस गंगा के बगल में, आप गंगा के किनारे में देखोगे इतने सारे गंदगी पड़ी हुई है वहाँ, भले ही आप श्रद्धा से जा रहे हो लेकिन आप गंदगी तो फैला रहे हो ना वहाँ। गंगा के यमुना बिल्कुल नाला बन चुका है, वो नदी नहीं रह गई, अब इतना ज्यादा उसको पॉल्यूट कर दिया है पानी को। ठीक है, अब देखो कि अब क्या होता है, उसमें डेड बॉडीज आपने डाल दी, डेड बॉडीज बहुत सारी मिलती है, डेड बॉडीज, उसमें गार्बेज डाल दिया। तो ये सब चीजें आप डालोगे तो क्या होगी, पानी पॉल्यूट ही तो होगा ना। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये पानी को पॉल्यूट कर देती हैं और वो पीने लायक नहीं बनाती है। उसमें रहने वाले जानवर होते हैं वो भी मर जाते हैं इसके कारण। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूंगी लैंड पॉल्यूशन की। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, अब देखो, लैंड पॉल्यूशन रेफर्स टू डंपिंग ऑफ यूजलेस, अनवांटेड और हैजार्डियस सब्सटेंस ऑन द लैंड दैट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अब लैंड पॉल्यूशन क्या होता है कि आपने क्या करा, सॉइल के अंदर कुछ इस तरीके के मटेरियल डाल दिए जो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आपने दफना दिया हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे प्लास्टिक दफना दिया, प्लास्टिक को आप जितना भी मर्जी तक, जितना भी साल तक रख लो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो आपने दफना दी। दफनाने के बाद क्या होता है, अब सॉइल जो है वो क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहा है, यानी जो उपजाऊ, यानी जितनी उपजाऊ होगी फर्टिलिटी को कम कर रहा है, वो सॉइल को खराब कर रहा है। ना उसमें कुछ उगेगा, ना उसमें कुछ उगेगा, और वो क्या करेगी, वो खराब हो जाएगी सॉइल। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ होती है वो होती है लैंड पॉल्यूशन। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। और ये क्या कर रहे हैं, ये ना सिर्फ सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं, ये उसकी फर्टिलिटी छीन ले रहे हैं, यानी वो किसी काम की बंजर जमीन बन जाएगी वो, फिर उसके बाद आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस उसमें फिर वो खाली ज़मीन बच जाएगी, उसमें बस फिर बिल्डिंग वगैरह बन सकती है। ठीक है, और सब चीज़ें, यानी वो फिर उगाने के लायक नहीं रहेगी। तो इस तरीके के लैंड पॉल्यूशन होता है। अब लैंड पॉल्यूशन के कॉजेस कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी चीज़ आपने डंप कर दी, उसमें कुछ भी चीज़ आपने उसमें दफना दी। ठीक है, तो अब जो चीज़ अच्छी होती है वो तो कोई बात नहीं, जैसे आपने प्लांट्स दफना दी है, बॉडीज, डेड बॉडी, ये सब चीज़ें वो डिकम्पोज हो जाती हैं, वो यानी वो जो कीड़े होते हैं वो उनको खा जाते हैं। ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं, वो उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं, यानी उसको लैंड को पॉल्यूट कर रही हैं। ये हमारे कॉजेज हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देखो, अब इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे एयर पॉल्यूशन जो, उसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे। अब आपको पता ही है कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन से। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको मास्क ला के घूमने पड़ेंगे, ऑक्सीजन प्योर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो प्योर नहीं मिलेगी आपको, पॉल्यूट, आप जितने भी जो चीज़ें मतलब हार्मफुल सब्सटेंस इनहेल कर रहे हो, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं है वो आप क्या कर रहे हो, वो सांस ले रहे हो। और जिसको जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, जिसको अस्थमा है उसको बहुत दिक्कत होगी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होगी, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। ठीक है, तुम्हारी एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यानी ये क्या कर रहा है, पूरे इन्वायरमेंट को, आप सांस ही अगर ऐसी चीज़ ले रहे हो जो आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो फिर आपकी बॉडी कैसे अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है तुम्हारे इन्वायरमेंट को। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अब देखो एयर पॉल्यूशन में एक और चीज़ होती है कि एयर पॉल्यूशन में कुछ हमें पता था कि जो ओजोन लेयर जो है, हम अपनी ओजोन, जो हमारी ओजोन लेयर है, आपको पता है ना
ओजोन लेयर कौन कौन सी लेयर होती है? एक ऐसी लेयर होती है अर्थ के ऊपर जो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेस को, यूवी रेस जो होती हैं उससे बचाती है हमारे अर्थ को। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई थी, यानी वो कम होने लग गई थी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अगर इतनी बड़ी लेयर है वो, ठीक है, वो ऐसे करते 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 इतनी लेयर होने लग गई थी, अगर उसमें होल हो जाता ना तो फिर जो जितनी भी हार्मफुल रेज होती हमारे बॉडी में पड़ती है और हमें कैंसर, स्किन कैंसर होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते थे उसके बाद। ठीक है, अब तो चलो ठीक हो गया, क्योंकि ड्यू टू क्वारंटाइन और जो भी सब चीज़ें ओजोन लेयर अब ठीक है। लेकिन एयर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई थी, मतलब उसमें छेद होना शुरू हो गए थे। तो ओजोन लेयर डिप्लीट होती है एयर पॉल्यूशन से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें टेम्परेचर जो होता है अपना, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो गई थी, पता है ना आपको? ग्लोबल वार्मिंग हो गई थी, यानी आपका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया था, यानी आपको सीजन्स भी चेंज होने लग गए थे। आप लोगों को जब गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं होती थी, बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती थी, कितना ज़्यादा दिक्कत होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये ग्लोबल वार्मिंग यानी एयर पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज होने लग गया, यानी क्लाइमेट जब बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती, जब गर्मी होनी चाहिए गर्मी नहीं होती। ठीक है, उससे क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलने लग गए थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी एयर पॉल्यूशन से। तो आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमें प्योर नहीं मिल रही, हम इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या इनहेल कर रहे हैं, हमारे जो डस्ट पार्टिकल, हार्मफुल सब्सटेंस हम इनहेल कर रहे हैं, उससे अस्थमा और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई थी। तीसरी चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग गया था, उसके कारण ग्लेशियर्स पिघलने लग गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कॉजेज में लिख सकते हो अपने एयर पॉल्यूशन की। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं? अब देखो, पहली बात तो ये कि वाटर जब आप गंदा पियोगे तो आपको क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा, आपको डायरिया जैसे जिस तरीके की आपको डिजीजेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं आपको वाटर से। ठीक है, अब वाटर जो होता है, अगर आप अनफिट ऑफ ड्रिंकिंग है तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, बहुत सारे डिजीजेस होने लग जाएंगे आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि वाटर जो होता है, वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, जो रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको भी क्या करेगा, उनको मारने लग जाएगा। फिशेज नहीं होंगी, फिशेज वहाँ पर कैसे होंगी, जब इतना गंदा पानी हो जाएगा तो वहाँ जब हम ही नहीं पी पा रहे उस पानी को, तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एक्वेटिक एनिमल्स, वो कैसे रहेंगे उसमें? ठीक है, तो वो भी नहीं रह पाएंगे वाटर एनिमल वो, ठीक है, उसमें पानी में। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे करते 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 जो एक्वेटिक एनिमल, जो स्पीशीज होती हैं, जो आपकी फिशेस की स्पीसीज होती हैं, वो कम होने लग जाएंगी। जितने तरीके की फिश होती है, अब देखो वो फिश ही मरने लग गई हैं सारी, तो फिर वो दूसरी ब्रीड कहाँ से होगी, फिशेस की स्पीशीज कहाँ से होगी? अब दूसरी चीज़ है कि अब कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास फिल्टर नहीं है, जो फिर डायरेक्टली नदी का पानी पी रहे हैं लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, प्योरीफाई नहीं होता, वो ऐसा ही पानी पीने लग जाए। अगर ऐसा पानी पीने लग जाएंगे तो क्या होगा, उनको डिजीजेस नहीं होंगे, यानी वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली, जो पुअर लोग हैं उनको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। हमारा वाटर पॉल्यूशन, अगर ये कुछ भी चीज़, अगर जो बिजनेस कंपनीज है, कुछ भी चीज़ अगर इसके कारण क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। अगर आपका पॉइजन फैल गया उस पानी में तो उसके कारण डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, किसी की डेथ हो गई तो पानी पीने से वो। अब देखो, दूसरी चीज़ ये होती है कॉजेज, मैंने आपको बताई है। अब इफेक्ट्स बताए मैंने आपको कि इफेक्ट्स क्या क्या होंगे अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो। दूसरी चीज़ लैंड पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या होगा। इसमें लैंड पॉल्यूशन, आपको मैंने एक और चीज़ नहीं बताई, लैंड पॉल्यूशन पता है बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से भी होता है। अगर किसी किसान ने बोला कि चलो मुझे ना ज़्यादा वो चाहिए, मैं ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर देता हूँ, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से भी आपका लैंड पॉल्यूशन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखो इफेक्ट क्या होगा इससे ये होगा कि जितना हम लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन मतलब सब्जियां उगाने के लिए यूज़ करते हैं, वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब लैंड फर्टाइल ही नहीं है, उपजाऊ ही नहीं है, तो फिर क्या उगाओगे आप उसमें? ठीक है, तो कल्टीवेशन जो होगा वो उसका रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज़ है आपका कि ये क्या करेगा, लैंडस्केप को डैमेज करेगा, यानी जब इसमें कुछ उगेगा नहीं, बंजर ज़मीन हो जाएगी, तो इसमें ट्रीज कम होंगे, वो ट्रीज की मात्रा कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, लैंडस्केप जो आपका हरियाली है वो कम हो जाएगी आपके लैंड पॉल्यूशन से। दूसरी चीज़ है लीड ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। अब अभी ना आपस में रिलेटेड है कि अगर लैंड पॉल्यूशन हो गया तो अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होगा ही। क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन तो होगा, क्योंकि देखो जब ट्रीज नहीं है तो फिर CO2 को कन्वर्ट कौन करेगा ऑक्सीजन में,
जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लैंड पॉल्यूशन जो होता है इस तरीके से अफेक्ट करता है आपके इन्वायरमेंट को। तो आपको पता है कितना ज्यादा हार्मफुल है। तो जब आपको पता है हार्मफुल है तो इसके लिए कुछ करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस का क्या रोल होना चाहिए कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर को। तो स्टूडेंट्स, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमें देखना है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बिजनेस किस तरीके से रोक सकता है। पहली बात तो उसको होना चाहिए प्रिवेंटिव रोल। एक होता है प्रिवेंटिव रोल, एक होता है क्यूरेटिव रोल, एक होता है अवेयरनेस। प्रिवेंटिव रोल मतलब कि इन फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल कि इन फ्यूचर में उसने क्या कर दिया, उसको पता चल गया कि यार अब ये प्लांट्स है ना, मेरी स्मोक जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो मैं आगे जाके नहीं करूँगा वो चीज़, ठीक है। तो उन्हें पता चल गया कि जो प्रिवेंटिव यानी अब जो हो गया वो दोबारा से नहीं करूँगा, ये प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्यूरेटिव का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपने जो चीज़ें करनी चाहिए वो तो आपने जो कर दी, वो जो डैमेज कर दिया वो उसको आप सुधारा कर दे प्रिवेंटिव में। क्यूरेटिव रोल में ये होता है कि जो आपको करना चाहिए, जैसे प्लांटिंग ट्री, आपको पता है प्लांट, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल जो आपका जो सब चीज़ें होंगी, इससे आपको पता है कि क्या होगा, इससे अगर आप प्लांट ज़्यादा ट्रीज लगाओगे तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन जितना हो रहा है वो क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी ट्रीज जितने प्लांट करेंगे वो जो एयर पॉल्यूशन है वो कम कर सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो क्या हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो ये आपकी क्यूरेटिव चीज़ें होती हैं। अब देखो आपका अवेयरनेस क्या होती है। अवेयरनेस वो होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को और उसकी सोसाइटी को क्या करो, जागरूक करो कि देखो हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने लोगों को जैसे हमें सिर्फ इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है कि आप सिर्फ लेपर्ड बैग्स और वो सब चीज़ें ना बनाओ, शौक के लिए मत करो आप ऐसे स्किन मतलब जो एनिमल स्किन से बैग्स और ये सब चीज़ें होती हैं ये सब मत करो। आप नॉर्मल बैग का भी यूज़ कर सकते हो, लेदर के भी, ठीक है। तो नॉर्मल बैग यूज़ कर सकते हो। तो आपको जैसे लेपर्ड प्रिंट और ये सब चीज़ें, क्रोकोडाइल स्किन बैग्स, ये सब चीज़ें नहीं वो करनी चाहिए। ये आपको अवेयर करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को और अपने सोसाइटी को, जितने भी कस्टमर्स हैं उनको, कि आपको क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए थ्रू एड्स, कुछ कैंपेन चला लो, कुछ प्रोग्राम्स कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप अवेयर कर सकते हो। यानी 3 जो रोल होते हैं, इस तरीके से आप बिजनेस को बचा सकते हो, मतलब अपने बिजनेस से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उससे उसको आप बचा सकते हो, ठीक है। तो अब आज हम बहुत बड़ी हो गई है वैसे वीडियो ये, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँ, और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम अब हमारा चैप्टर 2 इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। थैंक यू सो मच।